भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं और इस बार जंगी तैयारियां ऐसी हैं मानो आसमान भी थर्रा उठे। बात सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं बल्कि उन बड़े और साहसिक फैसलों की है जो भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लिए हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो जिसने 2016 में दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या फिर 2019 में बालाकोट जिसने दुश्मन के इरादों को हवा में उड़ा दिया। भारत ने हर बार साबित किया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब हमारी सेना की गर्जना से मिलेगा। हाल ही में जब पाकिस्तान की ओर से सीमा पर उकसावे की कोशिशें बढ़ीं, तो भारत ने तुरंत अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा। रक्षा मंत्रालय ने LAC और LOC पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाया। इसके साथ ही भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को और तेज किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति ने काम किया, चाहे वो FATF की ग्रे लिस्ट हो जिसमें पाकिस्तान अभी भी फंसा हुआ है, या फिर SAARC जैसे संगठनों में उसकी कमजोर होती स्थिति। भारत ने साफ कर दिया कि अब ना तो उसकी बात सुनी जाएगी, ना ही उसकी हरकतें बर्दाश्त की जाएंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में असली धमाका तो अब हुआ है। जब पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश में जुटा था, ठीक उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और वहां से जो खबर आई उसने न सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया बल्कि उसके आका चीन को भी सकते में डाल दिया। एक मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भारत को ऐसा तोहफा दे दिया जिसने भारत को आर्थिक सुपर पावर बनने की राह पर और तेजी से दौड़ा दिया। सवाल ये है कि आखिर सऊदी ने भारत को क्या दिया? कैसे भारत इस मौके को भुनाकर दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है, और कैसे ये डील चीन के BRI प्रोजेक्ट को धूल चटाने वाली है? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान के साथ टकराव के बीच सऊदी ने कर दिया गेम। भारत के साथ हो रही वो डील जो बना देगी भारत को आर्थिक सुपर पावर। तो दोस्तों, सऊदी अरब और भारत की दोस्ती ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया है जो हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ वैश्विक मंच पर भारत का डंका बजा रहा है। बात हो रही है वेस्ट कोस्ट मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की, जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। ये कहानी शुरू हुई 2018 में जब भारत ने तेल के खेल में एक बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। भारत की 3 दिग्गज तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सऊदी अरब की दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ हाथ मिलाया। इनका मिशन था भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसी रिफाइनरी खड़ी करना जो न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में शुमार हो। इस प्रोजेक्ट की लागत थी पूरे 3 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सोचिए, इतना पैसा कि इससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल जाए। ये रिफाइनरी हर साल 60 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस करने की ताकत रखती थी, यानी हर दिन लाखों बैरल तेल को पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल्स में बदलने की क्षमता। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि इसे देखकर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। ये सिर्फ एक कारखाना नहीं था बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और आर्थिक ताकत का प्रतीक था। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक विलेन की एंट्री होती है और यहाँ विलेन बनकर आए कुछ अप्रत्याशित ट्विस्ट। इस मेगा रिफाइनरी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लगाने की योजना थी, मगर वहां स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया। कुछ किसानों को अपनी जमीन छीनने का डर सताने लगा, कुछ पर्यावरणविदों ने हरियाली पर खतरे की बात उठाई, ऊपर से सियासत ने भी आग में घी डालने का काम किया। 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बदली और प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हुई और धीरे धीरे ये सपना अधर में लटकता नजर आने लगा। कई लोगों को लगा कि इतना बड़ा मौका शायद भारत के हाथ से निकल जाएगा। 44 बिलियन डॉलर का निवेश और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का तमगा, सब कुछ दांव पर लग गया। लेकिन भारत वो देश है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें मौके में बदल देता है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में लगेंगी ताकतवर रिफाइनरियां। कहानी में नया मोड़ तब आया जब सितंबर 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आए। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात ने इस प्रोजेक्ट में फिर से जान फूंक दी। दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जिसका काम था इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पटरी पर लाना। लेकिन अब प्लान में एक और स्मार्ट बदलाव किया गया। 60 मिलियन टन की एक विशाल रिफाइनरी को एक ही जगह लगाना मुश्किल था, तो भारत और सऊदी ने फैसला लिया कि इसके बजाय 2 छोटी लेकिन ताकतवर रिफाइनरियां बनाई जाएंगी। एक रिफाइनरी गुजरात में बनेगी
और दूसरी आंध्र प्रदेश में। हर रिफाइनरी की सालाना क्षमता होगी 10 से 15 मिलियन टन, यानी दोनों मिलकर 20 से 30 मिलियन टन तेल प्रोसेस करेंगी, जो अभी भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दोनों राज्य अब इस मेगा डील की चमक से जगमगाने को तैयार हैं। गुजरात, जो पहले से ही भारत का औद्योगिक हब है, और आंध्र प्रदेश, जो तेजी से विकास की राह पर है, दोनों को इस प्रोजेक्ट से जबरदस्त फायदा होगा। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब को इस डील में क्या मिल रहा है। जवाब बहुत साफ है, भारत जैसा विशाल और तेजी से बढ़ता बाजार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। 2024 में भारत ने हर दिन औसतन 5.4 मिलियन बैरल तेल की खपत की, और ये आंकड़ा 2030 तक 7 मिलियन बैरल तक पहुंच सकता है। सऊदी अरब, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, भारत को अपने सबसे भरोसेमंद ग्राहक के तौर पर बनाए रखना चाहता है। हाल के सालों में भारत ने अपने तेल आयात को रूस और अन्य देशों की तरफ भी डाइवर्ट किया है। 2023 में सऊदी का भारत के तेल आयात में हिस्सा 16% था, जो पहले के 20% से कम था। ऐसे में सऊदी के लिए भारत में रिफाइनरी लगाना एक स्मार्ट चाल है। ये रिफाइनरियां सऊदी के कच्चे तेल को प्रोसेस करेंगी, जिससे उनकी मांग बनी रहेगी। इसके अलावा सऊदी ने 2019 में भारत में $100 अरब के निवेश का वादा किया था। ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट उस वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत को इस डील से क्या फायदा, वो तो बस कमाल ही है। सबसे पहले ये रिफाइनरियां भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगी। 2024 तक भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 250 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2030 तक 45 मिलियन टन तक पहुंचाया जाए। ये 2 नई रिफाइनरियां उस लक्ष्य की रीढ़ बनेंगी। दूसरा, इनसे पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल्स का निर्यात बढ़ेगा। पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल प्लास्टिक, रसायन और दवाइयों जैसे कई उद्योगों में होता है। 2023 में भारत का पेट्रोकेमिकल निर्यात $20 अरब का था, और ये प्रोजेक्ट इसे और बढ़ाएंगे। तीसरा और सबसे खास, नौकरियां। इन रिफाइनरियों से गुजरात और आंध्र प्रदेश में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। उदाहरण के लिए, रत्नागिरी प्रोजेक्ट के समय अनुमान था कि वहां 1 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी। अब 2 रिफाइनरियों के साथ ये आंकड़ा और बड़ा होगा। चौथा, सऊदी की अरामको और यूएई की ADNOC जैसी कंपनियां भारत में अपनी अत्याधुनिक तकनीक और अनुभव लाएंगी। इससे हमारा तेल उद्योग और मजबूत होगा, और हम एशिया में तेल प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है, इससे पाकिस्तान और चीन की नींद क्यों उड़ गई? चलिए इसका जवाब तलाशते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भारत का टहलका। IMIC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, जिसने न सिर्फ भारत की ताकत का डंका बजाया, बल्कि पड़ोसियों को भी सकते में डाल दिया। सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 समिट के दौरान जब भारत, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर इस कॉरिडोर का ऐलान किया, तो मानो वैश्विक व्यापार की दुनिया में भूचाल आ गया। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा सुपर हाईवे है जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप के साथ जोड़कर व्यापार, ऊर्जा और तकनीक का नया युग शुरू करेगा। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, और यही बात बीजिंग और इस्लामाबाद को बेचैन कर रही है। IMIC 2 हिस्सों में काम करेगा। पहला हिस्सा भारत से समुद्री रास्ते के जरिए सऊदी अरब या UAE तक माल पहुंचाएगा, और दूसरा हिस्सा रेल और जमीन के रास्ते खाड़ी देशों से जॉर्डन, इजराइल होते हुए यूरोप के बंदरगाहों तक जाएगा। आसान शब्दों में, भारत से सामान जहाजों पर लदेगा, खाड़ी में उतरेगा और फिर ट्रेनों के जरिए यूरोप की मंडियों तक पहुंचेगा। ये एक आधुनिक मसाला मार्ग की तरह है, जो पुराने सिल्क रूट को 21वीं सदी की चमक देगा। लेकिन रुकिए, IMIC सिर्फ ट्रक और ट्रेनों की कहानी नहीं है। इसके साथ बिजली की लाइनें, इंटरनेट के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल्स और यहाँ तक कि साफ ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन गैस की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। सोचिए, एक ही कॉरिडोर में माल ढुलाई, बिजली, इंटरनेट और हाइड्रोजन ईंधन। ये तो मानो भविष्य की सैर कराने वाला रास्ता है। भारत के लिए IMIC का मतलब समझिए। अभी हमारा यूरोप के साथ व्यापार ज्यादातर स्वेज नहर के रास्ते होता है, जो लंबा, महंगा और कभी कभी जोखिम भरा भी है। 2023 में भारत यूरोप व्यापार $120 अरब का था, लेकिन इसमें 30 से 40 दिन का समय लग जाता है। IMIC बनने के बाद ये समय 20 से 25 दिन तक कम हो सकता है, और ढुलाई का खर्च भी 20 से 30% घटेगा। यानी भारतीय सामान, चाहे वो कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों या दवाइयाँ, जल्दी और सस्ते में यूरोप पहुंचेंगे। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और हम वैश्विक सप्लाई चेन का सुपरस्टार बन जाएंगे। 2024 में भारत की कुल निर्यात राशि $450 बिलियन थी,
और IMIC इसे अगले दशक में 800 बिलियन तक ले जा सकता है। इसके अलावा ये कॉरिडोर भारत को ऊर्जा और डिजिटल दुनिया का भी लीडर बनाएगा। हाइड्रोजन पाइपलाइन से भारत साफ ऊर्जा का निर्यात कर सकता है और ऑप्टिक फाइबर से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए भारत का डेटा सेंटर मार्केट 2030 में $6 बिलियन का था और IMEC इसे 2030 तक 15 अरब तक ले जा सकता है। ये कॉरिडोर भारत को सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। अब तक सऊदी और UAE में बंदरगाहों के लिए शुरुआती काम शुरू हो चुका है और 2025 तक रेल नेटवर्क की डिजाइनिंग पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को लगा। IMIC का रास्ता पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। जहां पाकिस्तान अपने CPEC के जरिए खाड़ी और यूरोप को जोड़ने के सपने देख रहा था, वहां IMIC ने उसके सारे अरमान धूल में मिला दिए। 2024 में CPEC की कई परियोजनाएं रुकी हुई थीं और इसका कुल निवेश $62 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ IMIC को $100 बिलियन से ज्यादा का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल चुका है। IMIC को अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों का समर्थन मिला है, जो इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। चीनी मीडिया भले ही कहे कि वो IMIC का स्वागत करता है, लेकिन उनके विश्लेषक इसे पश्चिमी साजिश बता रहे हैं। कुछ चीनी सोशल मीडिया यूजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि भारत के बिना तो ठीक था, मगर अब वो हमें टक्कर दे रहा है। ये साफ है कि ड्रैगन को भारत की इस रणनीति से मिर्ची लगी है।